ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज हम बात करने वाले हैं एलिफ शफाक के बहुत ही बेहतरीन और बहुचर्चित उपन्यास 10 मिनट 38 सेकंड इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड के बारे में। ये किताब असल में सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये यादों की दुनिया, पितृसत्ता की जो क्रूरता है और एक चुने हुए परिवार के प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। इसके साथ ही ये इस्तांबुल शहर की भी बात करती है, वहाँ के विरोधाभास, उसके गहरे घाव और उसकी खूबसूरती। आपको बता दूं, ये कहानी ना मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी हुई है, मन और शरीर। पहला हिस्सा जो है वो बहुत ही प्रकाशमान, संवेदी और थोड़ा अंतरंग सा है, जबकि जो दूसरा हिस्सा है वो काफी अराजक, राजनीतिक, लेकिन अजीब तरह से ना उम्मीद से भरा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जिसका शीर्षक है मन। ये वो मृत्यु के बाद के 10 मिनट और 38 सेकंड हैं जहां एक इंसान की स्मृति यानी उसकी यादें प्रतिरोध का एक अंतिम कार्य बन जाती हैं। कहानी की शुरुआत ना एक अंत से होती है, जो असल में एक नई शुरुआत है। इस्तांबुल के बाहरी इलाके में एक कूड़ेदान में लीला नाम की महिला का शव पड़ा हुआ है। उसका दिल धड़कना बंद हो चुका है, ये सच है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पूरे 10 मिनट और 38 सेकंड तक काम कर रहा है। जीवन और मृत्यु के बीच की इस अजीब सी अवस्था में उसकी चेतना बहुत ही हैरान कर देने वाली स्पष्टता के साथ जागृत होती है। और पता है उसकी पहली याद क्या है? नींबू और चीनी की खुशबू, उसके बचपन की वो जानी पहचानी सुगंध। ये छोटी सी संवेदी याद ना इस उपन्यास के लिए उसके अतीत में प्रवेश करने का एक दरवाजा बन जाती है। शफाक ने इस पल का इस्तेमाल किताब के सबसे मुख्य विचार को सामने रखने के लिए किया है कि मौत के बाद भी हमारा मानव मन अर्थ, यादों और अपनी कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। अब जैसे जैसे ये कीमती सेकंड बीतते हैं, लीला को पूर्वी तुर्की के एक काफी रूढ़िवादी शहर वान में अपने जन्म की याद आती है। एक ऐसा जन्म जो सच कहूं तो दो माताओं के बीच पट गया था। हुआ यह था कि उसकी जैविक मां ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन परिवार की पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों के चलते लीला को उसके पिता की पहली पत्नी बिन्नास को सौंप दिया गया, क्योंकि वो मां नहीं बन सकती थी। इस एक घटना ने लीला की पहचान को उसकी आंखें खोलने से पहले ही पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यह हिस्सा हमें एक बहुविवाह वाले परिवार की उस भावनात्मक स्थिति में ले जाता है जहां महिलाएं बस कर्तव्य, ईर्ष्या और एक ऐसे दुख से बंधी हैं जिसे वो कभी कह नहीं पाती। लीला इसी कश्मकश में बड़ी होती है। अपनी सगी मां के लिए तरसना और गोद लेने वाली मां का उस पर जो अधिकार बोध है, उसके बीच का भारी तनाव। आगे बढ़ते हुए उसकी यादों में एक धार्मिक त्योहार के दौरान पक रहे बकरी के मांस के स्ट्यू की महक आती है, जो लीला के बचपन की एक बहुत ही साफ झलक दिखाती है। वैसे तो ये स्ट्यू बड़ा स्वादिष्ट, सुगंधित और मिलजुल कर खाने का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा पारिवारिक बंधन छिपा है जो गहरे मौन यानी एकदम चुप्पी से जुड़ा है। उसके पिता बहुत ही निरंकुश और भावनात्मक रूप से उससे कोसों दूर हैं। उसकी जैविक मां अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, अपने बच्चे को खोने के गम में व्याकुल है। और दूसरी तरफ बिन्नाज, जो उसकी गोद ली हुई मां है, वो लीला से एक तरह की बेताबी के साथ चिपकी रहती है। असल में ये परिवार पितृसत्तात्मक तुर्की का एक छोटा सा रूप है, जहां सख्त नियमों और संरचनाओं के बीच महिलाएं बस अपना जीवन जीने के लिए रोज संघर्ष कर रही हैं। और फिर आता है लीला के बचपन का एक बहुत ही निर्णायक लेकिन दर्दनाक मोड़। उसे नमक और बर्फ की वो जमा देने वाली ठंडक याद आती है। यहां ये संवेदी रूपक दरअसल उसके अपने चाचा द्वारा किए गए यौन शोषण के गहरे आघात को दर्शाते हैं। शफाक ने इस हिस्से को बहुत ही संयम के साथ लिखा है। उनका पूरा ध्यान उस खौफनाक घटना पर नहीं, बल्कि उसके बाद के भावनात्मक परिणामों पर है, जैसे वो भ्रम, वो भारी शर्म और वो चुप्पी। यही वो कड़वी याद है जो आगे चलकर लीला के घर से भागने की वजह बनती है। और यही वो पल भी है जब उसे बहुत गहराई से ये एहसास हो जाता है कि ये दुनिया लड़कियों के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। आज़ादी के इसी तलाश में लीला इस्तांबुल भागकर आ जाती है। उसे लगता है कि ये शहर उसे नए वादे और नई उम्मीदें देगा, लेकिन वहाँ वो एक ऐसे इंसान के जाल में बुरी तरह उलझ जाती है जो बस उससे प्यार का झूठा दिखावा करता है और फिर बहुत ही बेरहमी से उसे वेश्यावृत्ति के अंधेरे में धकेल देता है। इस किताब में इस्तांबुल को विरोधाभासों से भरे एक अजीब शहर के रूप में दिखाया गया है, जो बाहर से बहुत चमकीला है लेकिन अंदर से गंदा, कहीं पवित्र है तो कहीं अपवित्र,
मौकों से भरा तो है, लेकिन फिर भी इंसानी दर्द और पीड़ा के प्रति एकदम उदासीन। शफाक ने इस शहर को लगभग एक जीवित प्राणी की तरह चित्रित किया है, जो मोहक भी है, पूरी तरह से अराजक भी, और सच कहूं तो बिल्कुल निर्दयी भी। खैर, इस बेहद कठोर और दर्दनाक जीवन के बीच उस वैश्यालय में रहते हुए भी लीला धीरे धीरे खुद को फिर से समेटने लगती है। उसके अपनी आज़ादी का सबसे पहला छोटा सा कदम होता है अपनी पसंद की कॉफ़ी बनाने की जिद करना, वो भी इलायची के साथ। सुनने में ये बहुत मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन उसके लिए ये विरोध का, प्रतिरोध का एक बड़ा प्रतीक बन जाती है। ये हिस्सा बहुत गहराई से इस बात की पड़ताल करता है कि इतने दमनकारी और घुटन भरे माहौल में भी महिलाएं कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों, अपनी दोस्ती और अवज्ञा के छोटे छोटे कृत्यों के जरिए अपने लिए आज़ादी के सूक्ष्म छोटे स्थान बना ही लेती हैं। अब कहानी में एक खूबसूरत मोड़ आता है। लीला की जिंदगी तब पूरी तरह से बदल जाती है जब वो 5 अजनबियों से मिलती है, जो आगे चलकर उसका अपना चुना हुआ परिवार बन जाते हैं। इनमें शामिल है नॉस्टैल्जिया नालन, जो एक ट्रांसजेंडर महिला है और अपने आत्मसम्मान के प्रति एक बहुत ही प्रबल भावना रखती हैं। फिर है जमीला, एक सोमाली शरणार्थी जो युद्ध की विभीषिका से भागकर आई है। ज़ैनब 122, जो बौनेपन से ग्रस्त है लेकिन एक बहुत ही समर्पित सफाईकर्मी है। हॉलीवुड हुमेरा, एक नाइट क्लब की गायिका जिसका अपना दिल टूटा हुआ है। और अंत में इस्तांबुल में अचानक दोबारा सामने आने वाला उसका बचपन का दोस्त सिनान। इन सभी दोस्तों के अपने अपने गहरे घाव हैं, समाज से अलग थलग पड़ने की अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन साथ मिलकर ये लोग एक दूसरे के लिए एकजुटता का एक इतना मजबूत ताना बाना बुनते हैं कि बस यही वो दोस्ती है जो असल में इस पूरी कहानी का भावनात्मक केंद्र है और उनके लिए मुक्ति का सबसे बड़ा स्रोत भी। और इसी बीच लीला की जिंदगी में प्यार दस्तक देता है डी अली के रूप में। वो एक बहुत ही सौम्य सचित्रकार है जो लीला को उसकी मजबूरी और उसकी परिस्थितियों से कहीं आगे बढ़कर एक इंसान के रूप में देखता है। उनका ये रिश्ता बहुत ही कोमल, उम्मीदों से भरा और जीवन को बदल देने वाला होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी ये खुशी बहुत ही कम समय के लिए होती है। डी अली की बड़ी बेरहमी से कुछ धार्मिक चरमपंथियों द्वारा हत्या कर दी जाती है, जो उनके इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। यहाँ तरबूज के छिलके की वो याद जो मीठा है, चिपचिपा है और बस कुछ पल का है, वो लीला के जीवन में खुशी की उस अत्यंत नाजुक और क्षणभंगुर प्रकृति को बहुत ही मार्मिक ढंग से दर्शाती है। डी बाई अली की इस दर्दनाक मौत के बाद अपना टूटा हुआ दिल लिए लीला वापस उसी वेश्यालय में लौट आती है। यहाँ उसे पुलिस के छापों, हिंसा और अपने पेशे से जुड़े रोज-रोज के अपमानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो पूरी तरह दृढ़ बनी रहती है। उसे सहारा कहाँ से मिलता है? अपने दोस्तों से और उस प्यार की मीठी यादों से। इस हिस्से में मसालेदार मेमने का मांस एक खास प्रतीक बन जाता है, सहन शक्ति का प्रतीक, एक ऐसा भोजन जो तब भी शरीर को पोषण देता रहता है जब इंसान की आत्मा पूरी तरह थक चुकी हो। अब जैसे जैसे दिमाग के काम करने के ये 10 मिनट और 38 सेकंड खत्म होने लगते हैं, लीला की चेतना के इस अंतिम पलों में उसकी यादें भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं। उसका मन अब खामोशी से अंधकार की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत बड़ी बात पे जोर देती है कि वो अकेली नहीं है। उसके वो 5 दोस्त पहले से ही पागलों की तरह उसकी तलाश में निकल चुके हैं, ताकि उसे बस एक और गुमनाम लाश बनने से, भुला दिए जाने से रोका जा सके। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं किताब के भाग 2 में, जिसका नाम है शरीर। ये वो हिस्सा है जहां सरकारी नौकरशाही, गहरी दोस्ती और जीवन का बेतुकापन, ये तीनों चीजें आपस में जोरदार तरीके से टकराती हैं। इस दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि लीला के शव को एक मुर्दाघर ले जाया जाता है, जहां लावारिस शवों को बिना किसी भावना के बस एक मशीनी प्रक्रिया के तहत निपटा दिया जाता है। यहाँ आप व्यवस्था की चरम उदासीनता देखिए। उसे सीधे तौर पर लावारिस घोषित कर दिया जाता है और साथ ही हीन कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है। आपको बता दूं, इस्तांबुल में ये सच में एक वास्तविक जगह है जहां समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को बिना किसी नाम पहचान के दफना दिया जाता है। ये हिस्सा हमारे समाज और राज्य की उस ठंडी और क्रूर व्यवस्था पर एक बहुत ही गहरी और तीखी चोट करता है, जो गरीबों और उपेक्षित लोगों के लिए बनी है। लेकिन लीला के दोस्त भला ऐसा कैसे होने दे सकते थे? उसकी मौत की खबर से बुरी तरह टूटी हुई उसकी 5 सहेलियां एक साथ इकट्ठा होती हैं। वो किसी भी कीमत पर यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनकी दोस्त को इस तरह बिना किसी सम्मान के मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो फिर क्या होता है? दुख, हास्य
और एक बिल्कुल अजीब सी जिद के मिश्रण में वो एक पूरी तरह से असंभव मिशन पर निकल पड़ती हैं। जी हां, वो मुर्दा घर से उसका शव चुराने का फैसला कर लेती हैं। शफाक ने यहाँ एक गहरी त्रासदी को इतने बेतुकेपन के साथ मिलाया है कि ये देखकर हैरानी होती है कि किसी के लिए प्यार एक ही समय में कितना उग्र और कितना मूर्खतापूर्ण हो सकता है। और आखिरकार तमाम मुश्किलों के बाद वे दोस्त उस अकेले लोगों के कब्रिस्तान में घुस ही जाते हैं और लीला को अपने हाथों से खुद दफनाते हैं। हाँ, ये काम पूरी तरह गैर कानूनी है, काफ़ी अव्यवस्थित है और अपूर्ण भी है, लेकिन ये पूरी तरह से और सिर्फ उनके प्यार का काम है। वो उस क्रूर व्यवस्था से अपनी दोस्त की इंसानियत को वापस छीन लेते हैं जिसने उसे हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश की थी। सच कहूं तो यह हिस्सा किसी इंसान की गरिमा, उसकी यादों और उसके लिए शोक मनाने के अधिकार पर एक बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाला चिंतन है। लीला के जाने के बाद भी जीवन तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है, लेकिन वो दोस्त लीला को हमेशा के लिए अपने भीतर जिंदा रखते हैं। ये उपन्यास निरंतरता की एक बहुत ही मजबूत भावना के साथ खत्म होता है, जहां किसी की यादें प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाती हैं, जहां सच्ची मित्रता ही असल में अमरता है, और जहां ये विचार पूरी तरह से स्थापित होता है कि समाज के सबसे निचले और हाशिए पर रहने वाले लोगों का जीवन भी इस दुनिया पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़कर जाता है। अब अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें तो कुछ बहुत ही अहम विषय हमारे सामने उभर कर आते हैं। सबसे पहला है स्मृति, यानी यादें ही हमारी पहचान का रूप है। इस किताब की पूरी संरचना ही इस बात को दर्शाती है कि हमारी यादें किस तरह तय करती हैं कि हम असल में कौन हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है पितृसत्ता और हिंसा का। लीला का पूरा जीवन उन कठोर व्यवस्थाओं से प्रभावित रहा जो महिलाओं की आवाज को बेरहमी से दबा देती हैं। तीसरा, हमने चुने हुए परिवार के रूप में दोस्ती की असली ताकत को देखा। ये पांचों दोस्त बिना किसी स्वार्थ के प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। इसके अलावा इस्तांबुल शहर खुद एक जीवित चरित्र के रूप में उभरता है, विरोधाभासों का एक ऐसा शहर जो जितना क्रूर है उतना ही खूबसूरत भी। और अंत में मृत्यु में गरिमा, लीला को एक सम्मानजनक अंतिम विदाई दिलाने की वो अजीब सी लड़ाई असल में उसकी खोई हुई मानवता को वापस पाने की लड़ाई बन जाती है। समापन के तौर पर बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 10 minutes 38 सेकेंड इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड सिर्फ एक मरती हुई महिला की कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने पूरी शिद्दत से जीवन जिया, जिसने गहराई से प्यार किया, जिसने भयंकर पीड़ा से ही, जिसने समाज से कड़ा संघर्ष किया और सबसे बड़ी बात, जिसने इस दुनिया से भुलाए जाने से साफ इनकार कर दिया। इस किताब का हर पल उस जीवन का एक अंश है जिसे समाज ने तो पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की, लेकिन जिसे उसकी यादें कोमलता और क्रोध के साथ फिर से जिंदा कर देती हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी कहानी को जिंदा रखने के लिए भला कौन संघर्ष करेगा? इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।